पिछले क्लास में एल्गोरिथम ही हम लोग चल रहा है, आज भी हम लोग एल्गोरिथम ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जाने कि कैसे एक सिंपल जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है जिसमें कैलकुलेशन केवल हो, और उसके बाद जाने कि डिसीजन मेकिंग का काम कैसे करता है कंप्यूटर। इसी में हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के चले थे। आज भी एक नए तरह से प्रॉब्लम लेकर चले हम लोग। तो ये आगे हम लोग पढ़े, इसके पहले थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ये जितना भी प्रॉब्लम है वो प्राइमरी है, जो कि कई जगह डिफरेंट रूप में आ सकता है, तो लेकिन इसी लॉजिक पर इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कोई ये कंप्यूटर से हमको इंस्ट्रक्शन देना है कि फाइंडिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर, कोई भी नंबर हम दें और उसका टेबल हमको प्रिंट करके वो दे दे। टेबल बने हिंदी में जिसको पहाड़ा कहते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। 2 का टेबल लिखो, 3 का टेबल लिखो, 5 का, 10 का। मोस्टली जो है बच्चों को रटाया जाता है 1 to 20 का टेबल, 1 से लेकर के 20 तक टेबल जो है वो ये 19 का टेबल, 20 का टेबल, 18 का टेबल, ये सब बच्चे रट जाते हैं। क्योंकि रटना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कैलकुलेशन को फास्टली कर सकें, इसलिए उसको वो रट जाते हैं। कंप्यूटर में हम जो है टेबल निकाल सकते हैं, कोई भी, जैसे 20 दें तो तुरंत कंप्यूटर टेबल निकाल करके दे देगा, टेबल प्रिंट करके दे देगा। 20, 40, 60, 80 इस तरह से दे देगा, वह 200 तक। अगर हम कंप्यूटर में 25 दें उसका भी टेबल प्रिंट करके उसी तरह दे देगा। अगर 93 दें तो उसका भी टेबल प्रिंट करके उसी तरह दे देगा। तो हमको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने से ये बेनिफिट मिला कि पहले तो रटने की जरूरत नहीं है, और वो 1 से 20 तक रटा जा सकता है। बहुत जो है वो बैंकों का तैयारी करते हैं तो बहुत आगे तक टेबल उसको रट जाते हैं। लेकिन जो है कंप्यूटर में अगर हम 105 का टेबल निकालने को कहें तो वो निकाल करके दे देगा। लेकिन सभी के लिए एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन हमको देने की जरूरत पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे जनरलाइज इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिंटिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि कोई भी नंबर दें उसका वो टेबल प्रिंट करके दे दे। तो ये एल्गोरिथम कैसे लिखा जा सकता है, मैंने लिखा जाएगा, और उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने फॉर फाइंडिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर। तो ये जो है एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर। तो एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द टेबल ऑफ, ये समझ जाने पर प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगा। ये सब लॉजिक प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स जानेंगे तो उसके बाद ये लॉजिक काम आएगा उसमें। ये जो है फॉर फाइंडिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर, टेबल ऑफ गिवन नंबर। टेबल जो है कोई भी नंबर का हम कैसे प्रिंट करेंगे, फाइंड करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टेप 1, पहला बात तो ये देखना चाहिए कि अगर टेबल हमको भूल जाता है। ये जो है एक लड़के से टीचर पूछे कि जिंदगी क्या है, तो कहा कि 19 का पहाड़ा है। क्या है? तो जैसे 19 का पहाड़ा भूल जाते हैं उसी तरह जिंदगी में क्या करना है ये भी भूल जाते हैं। तो ये जो है टेबल जो है वो कैसे, अगर हम भूल जाए टेबल को तो कैसे लिखेंगे? दो तरीका है। वो तरीके अभी हम लोग कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं इंस्ट्रक्शन देने में। पहला तरीका ये है कि हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो जिसका भी टेबल लिखना हो, जैसे 19 का ही टेबल लिखना हो तो पहले 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। इस तरह से 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसको प्रिंट कर देंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि 19 का है तो 19 पर लिखेंगे, उसके बाद 19 में 19 जोड़ देंगे, जो सम आया उसको डिस्प्ले करेंगे, फिर सम में 19 जोड़ेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि मैंने 190 तक नहीं आ जाए। तो ये कहने का मतलब है कि हम लोग दो तरीका, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई वाला तरीका इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। वो भी तरीका अपना अप्लाई कर सकते हैं लोग अपना एल्गोरिथम लिखने में। हम ये बताते हैं मल्टीप्लाई वाला, सम वाला जो है अपने से आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो है 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करना है।
यही 2 स्टेप्स हमको रिपीटेडली करते जाना है और वो 10 टाइम्स तक करना है। ऐसे में टेबल प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद कोई भी नंबर दे कंप्यूटर जो है तुरंत उसका टेबल प्रिंट करके दे देगा। लोग समझेंगे कि वो तो कंप्यूटर बहुत तेज है, वो किसी का भी टेबल दे रहा है तो प्रिंट कर देगा, लेकिन असल कहानी है कि उसमें प्रोग्रामिंग फीडेड है तभी वो प्रिंट करके देता है। और वो फीडिंग का काम कौन करेगा? जो प्रोग्रामर है वो करेगा। तो एल्गोरिथम में मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंप्यूटर। जैसे कोई गायक है, एक्टर है, तो वो गाना गाता है, लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन असल कहानी उसका वो है जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वही बताता है कि कैसे इसको गाना है और वही सेलेक्ट करता है उसका धुन, उसका राग सब सेलेक्ट करता है, तब वो बताता है गायक सिंगर को और तब जाकर के वो गाता है। तो सिंगर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है म्यूजिक डायरेक्टर, जो उसको बताता है कि कौन सा धुन पर धुन उसको बताता है, उसके बाद उसका राग बताता है, तब जाकर के। तो ये जो है हम लोग कहते हैं कि वो जो है सिंगर बहुत अच्छा है, लेकिन सिंगर के पीछे जो खड़ा है म्यूजिक डायरेक्टर वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसी तरह कंप्यूटर को हम समझते हैं कि सब काम कर दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर के पीछे जो प्रोग्रामर है वो उसको जो है गाइड किया है, तब जाकर के कंप्यूटर वो काम कर सका है। इस तरह से तो हम लोग पहला स्टेप इसमें ये लें कि पहला जो नंबर हम रीड करेंगे, रीड नंबर, जो नंबर है n मान लेते हैं। कोई भी नंबर जिसका टेबल निकालना है उसका पहले हम लोग n मान लेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो शुरू में 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक काउंटर ले लेते हैं स्टेप 2 में C, जिसका शुरू में वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि इसको ऐड करना है इसलिए इसका वैल्यू शुरू में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं। और उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 में C जो है हम इसको जोड़ देंगे 1, C = C+1, मतलब कि 0 + 1 1 हो गया और ये C का वैल्यू 1 हो गया। और उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे कि एक टेबल के लिए हम t वैल्यू ले लेते हैं और n × C कर देंगे। मतलब जो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 105 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 19 × 1 19 होगा, वो t में स्टोर होगा। और ये जो है स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? इस t को हम प्रिंट कर देंगे, इसको t को हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। और ये तीनों काम हम रिपीटेडली करेंगे, कब तक? जब तक कि C का वैल्यू 10 से छोटा हो या 10 के इक्वल हो, तब तक ये काम करता रहेगा। तो यहाँ हम यही कंडीशन लगाएंगे, यही डिसीजन लेने का काम कंप्यूटर को देंगे। तो स्टेप 6 में यहाँ कंप्यूटर को देंगे कि ये चेक करें कि इफ C < 10, अगर C का वैल्यू 10 से छोटा है, देन गो टू स्टेप कहाँ जाएगा? ये जो है 3 में जाएगा। तो ये गो टू स्टेप 3 जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3। और ये जब तक ये 10 से छोटा रहेगा, मतलब 0 + 1 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 19 है तो 19 × 1 19 प्रिंट किया, यहाँ एक चेक किया तो यहाँ C अभी 1 है, 10 से छोटा है, तो ये फिर गो टू स्टेप 3 जाएगा। अब वह जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 19 × 2 38 हो जाएगा, तो 38 प्रिंट करेगा। ये अभी C 10 से छोटा है तो ऊपर जाएगा, तो ये अब 2 + 1 3 हो जाएगा, 19 × 3 57 हो जाएगा, तो ये 57 इस तरह से ये चलता रहेगा। और ये जब 9 तक हो जाएगा, अभी भी 10 से छोटा, जब ऊपर जाएगा तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद जो है इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हम एल्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये जो है नीचे देन तभी जाता है जब ये ट्रू होता है, अगर ये फॉल्स हो गया तो नीचे आएगा, देन पे नहीं जाएगा। स्टेप 7 में हम क्या करेंगे? स्टेप 7 में एंड कर देंगे, मतलब यहाँ फिजिकली एंड हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर दे करके हम कंप्यूटर से टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह से हम एल्गोरिथम लिखने का काम करते हैं फॉर प्रिंटिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर। कोई भी नंबर का टेबल हमको उसको प्रिंट करना है तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। यही है कंसेप्ट जो है वो टेबल प्रिंट करने का, ये एल्गोरिथम है। इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो C लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग कर सकते हैं।
ये हो गया एक एल्गोरिथम। अब हम लोग थोड़ा सा एक नए तरीके से आते हैं, यही लॉजिक है लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे एल्गोरिथम, कैसे सिंटेक्स, कैसे हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो है अब एक दूसरा जो है वो एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, ये जो है फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। पहला बात तो जाने कि हमको ये जानना होगा, प्रोग्रामर को वो सारा प्रोसेस जानना चाहिए तभी वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। नहीं तो फैक्टोरियल बारे में जानता ही नहीं है प्रोग्राम, तो इंस्ट्रक्शन क्या देगा। तो हमको जानना चाहिए कि पहले प्रॉब्लम है उसको पहले समझना जाता है, समझाया जाता है, और तब जो है उसके लिए और भी बड़े पोस्ट होते हैं प्रोग्रामर से ऊपर सिस्टम में लिस्ट होता है जो कि एनालाइज करता है, उसके अनुसार जो है तब उसको डिजाइन करता है, तब प्रोग्रामर उसके अनुसार अपना एल्गोरिथम लिखता है जो उसके बाद जो है। तो कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम पहले जाने कि फैक्टोरियल होता क्या है, ये सब कोई जानते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, या 5 को ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, 5 पहले हो जाएगा, उसके बाद एक घटेगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1। कहने का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे एक एक घटते हुए और जब तक 1 नहीं आ जाए। तो ये 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, मतलब 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 120 होता है। अब यही काम कंप्यूटर के द्वारा हम कराना चाहते हैं। कोई भी नंबर दे, 5 दे तो भी उसका निकाल दे, 120 लिख दे। अगर 7 दे तो उसका जो फैक्टोरियल होगा ये 7 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो ये जो है हम कोई भी नंबर दें उसका वो फैक्टोरियल वैल्यू हमको प्रिंट करके दे दे। इसी के लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, और वो कोई भी नंबर दें उसका फैक्टोरियल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो निकाल करके दे देगा कंप्यूटर। लेकिन उसके लिए हमको जो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा और वो उसके लिए समझना पड़ेगा, कुछ समय तो लगेगा उसको देने में, वो तो सेकेंडों में निकाल के दे देगा, लेकिन हमको प्रोग्रामिंग करने में घंटों लग सकते हैं। तो ये जो है, और उसके बाद जो है वो कोई भी नंबर दे वो ऑटोमेटिक लगा वो फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देगा। तो हमको पहले ये डिस्कस करना है कि हाउ दी फैक्टोरियल इज फाउंड। तो ये जो है पहले तो ये जाने, तो हमको क्या करना है, अगर हमको करते तो 5, उसके बाद एक हटाते तो 4 होता, उसके बाद मल्टीप्लाई करते, उसका जो रिजल्ट आता 20, उसको जो एक हटाते तो 3 होता, तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 160 हो जाता, सॉरी 60 हो जाता। 60 से जो हम फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो है वो 120 हो जाता। 120 को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो है 120 हो जाता। एंड इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दी, फाइनल आंसर मतलब इट इज द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5। इस तरह से हम लोग ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो यही प्रोसेस, इसी तरह सेम इंस्ट्रक्शन हमको कंप्यूटर को देना है। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है स्टेप 1, पहला काम क्या करें, पहला काम यही करेंगे कि रीड, पहले हम नंबर पढ़ेंगे जिसका फैक्टोरियल हमको निकालना है। फैक्टोरियल जिसका निकालना है उसका पहले हम लोग पहले रीड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 जैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको इनिशियलाइज 1 से करते हैं। हम बताए थे कि अगर ऐड शुरू में करना है तो इट शुड बी इनिशियलाइज विथ 0, अगर मल्टीप्लाई शुरू में करना है तो इट शुड बी इनिशियलाइज विथ 1। तो ये हो गया f इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ जो है कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए स्टेप 3 हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि f इंटू n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 5 होगा तो 1 है, तो 1 इंटू 5 f का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसलिए 1 से इनिशियलाइज करते हैं कि कोई भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू वही होगा। तो ये जो है 5 इंटू 1 5 हो गया। अब ये तो 5 हो गया, लेकिन हमको n का वैल्यू अब 5 इंटू 4 करना है, तो n का वैल्यू घटाना है। तो ये जो है हम स्टेप 4 में लिखेंगे n
में हम n माइनस वन कर देंगे। मतलब ये जो है 5 है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो एक का वैल्यू 5 होगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और ये फिर एक हटाएगा, ये सिलसिला चलेगा, ये रिपीट करते जाएगा। कब तक? स्टेप 5 में हम ये चेक लगा देंगे कि इफ n ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू एक साथ लिख सकते हैं, मतलब ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो इस तरह से 1 के बराबर या बड़ा हो तब तक ये काम करेगा। कहाँ जाएगा? देन गो टू स्टेप कहाँ जाएगा? ये इसमें जाएगा, स्टेप 3 में जाएगा। तो ये जब तक n का वैल्यू ग्रेटर और 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, देन गो टू स्टेप 3 यहाँ जाएगा। तो ये 4 हो गया तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। फिर जो है 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये अभी भी 1 से बड़ा है, तो ये जो है 20 इंटू 3 61 60 हो जाएगा। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। ये सिलसिला 1 हो गया, तो अभी इक्वल टू 1 है तो ऊपर जाएगा 120 इंटू 1 120 हो जाएगा। यहाँ 0 जब हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो देन नहीं जा करके एल्स में लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट यहाँ f का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, मतलब फैक्टोरियल का जो लास्ट वैल्यू होगा, f का जो लास्ट वैल्यू होगा, इट इज द फैक्टोरियल वैल्यू, और यही प्रिंट कर देंगे। और लास्ट में स्टेप 6 में हम क्या लिख देंगे? स्टेप 6 में हम एंड कर देंगे। इस तरह से एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ। किसके लिए? फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। इस तरह से डिसीजन लेने का काम हम लोग कर सकते हैं, वो कंप्यूटर कर सकता है। और वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो है कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत फास्टली करता है, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिसीजन टेकिंग जॉब। ये तीनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं। यही कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम लोग ये डिसीजन लेने का काम, कुछ और भी हम लोग जानेंगे कि कैसे डिसीजन लेने का काम को कंप्यूटर के द्वारा हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो है, अब हम लोग एक और हम लोग डिस्कस करें। ये तो हो गया, ये हम लोग जाने कि ये टेबल कैसे प्रिंट होता है और फैक्टोरियल वैल्यू कैसे प्रिंट होता है, इस तरह से जानेगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम, जैसे कोई कहा जाए कि कोई भी नंबर हम दें, कंप्यूटर हमको बता दे कि ये ऑड है कि इवन है, ये कंप्यूटर हमको बता दे। कैसे कंप्यूटर बताएगा? कोई भी 5 दें तो लिख दे 5 इज ऑड, अगर 6 देते हैं तो लिख दे 6 इज इवन। इस तरह से कैसे कंप्यूटर से हम इंस्ट्रक्शन देंगे ये काम कराने के लिए। तो ये हम लोग अब शुरू करें। अगला एल्गोरिथम वो है एल्गोरिथम फॉर checking whether the number is odd or even. Algorithm for whether the given number is odd or even. odd or even. और किसको कहते हैं? जो 2 से नहीं डिवाइड हो उसको हम ऑड कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इवन कहते हैं, मतलब रिमाइंडर। तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो है, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जनरली हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर डिवीजन और एक होता है रियल डिवीजन। तो रियल डिवीजन में पॉइंट आ जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है, उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसमें रिमाइंडर। लेकिन एक इंटीजर डिवीजन जैसे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, जिसको 1 रिमाइंडर आएगा। अगर पॉइंट बनाएगा तो इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन। अगर हम लोग को इसको रियल डिवीजन करना है तो हम लोग इसको इंटीजर डिवीजन कहेंगे। अगर रियल डिवीजन करना है तो पॉइंट को बैठा देंगे, 0 होगा 2.010, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रियल डिवीजन। लेकिन इंटीजर डिवीजन में 2 ही आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर को हमको फिट कर देना है, और उसी के अनुसार ऑड और इवन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। पहला काम तो हम लोग स्टेप 1 यही करेंगे
कि पहले नंबर को पढ़ेंगे, जिसको हमको फाइंड आउट करना है कि ऑड है कि इवन है। ये पहले नंबर को पढ़ेंगे। अब कैसे उसको फाइंड आउट हम बताएं, जैसे कि दो तरह के डिवीजन होते हैं। कंप्यूटर में जनरली हम डिवाइड करेंगे तो वो रियल डिवीजन कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं वो इंटीजर डिवीजन करे, तो हमको स्पेशली उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि वो इंटीजर डिवीजन करे। तो ये कैसे करेगा, तो ये जो है स्टेप टू में पहले तो रीलाइन कर दिए कि जो नंबर को हमको फाइंड आउट करना है कि ऑड है कि इवन है। तो अब कैसे इसको हम करेंगे, यहाँ जो है कोसेंट हम पहले निकालेंगे। कोसेंट भागफल को कहते हैं, कोसेंट जो भागफल होता है उसे कोसेंट करते हैं। तो कोसेंट इक्वल टू हम पहले क्या करेंगे कि इंटीजर डिवीजन आई इंटी लिख लेंगे n/2, मतलब n को 2 से डिवाइड करेगा इंटीजर टाइप पे। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो कोसेंट की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। और इसी कोसेंट से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, r इक्वल टू, कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है कि जो है डिवाइजर माइनस डिविडेंड माइनस डिवाइजर इंटू कोसेंट जो है वो रिमाइंडर निकालने का। रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइजर इंटू कोसेंट होता है। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर इक्वल टू n हो गया डिविडेंड, जिसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो है q हो गया ये कोसेंट, और उसके बाद जो है वो डिवाइजर हो गया 2 हो गया। तो 2 से हम ये n माइनस q इंटू 2, तो रिमाइंडर निकल जाएगा r। अब यहाँ स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ r इक्वल टू अगर 0 है, अगर r इक्वल टू 0 है तब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो 2 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो इवन है। अगर r इक्वल टू 0 है देन प्रिंट n क्या है, इवन है। अगर नहीं 0 हुआ तो एल्स में आएगा, देन में नहीं जाएगा बल्कि एल्स में आएगा। एल्स में लिखेंगे प्रिंट n जो है वो क्या है, ऑड है, क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ। देखो यहाँ जो है वो r इक्वल टू 0 होगा तो ट्रू होगा तो यहाँ आएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ आएगा। तो कोई दो में से कोई एक ही लेगा, या तो ट्रू होगा तो ये लेगा, तो ये नहीं लेगा। अगर फॉल्स होगा तो ये नहीं लेगा, ये ले लेगा। तो ये जो है r इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इवन हो गया, मतलब 2 से डिवाइड हो गया। अगर r इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये ऑड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर के द्वारा ये फाइंड आउट करा सकते हैं कि ये कोई भी नंबर हम दें उसको जो है हम लोग ऑड है कि इवन है, ये चेक करा सकते हैं। स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम लिखने का काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम लिख सकते हैं फॉर चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इस तरह से हम लोग ये काम करेंगे। अब एक टास्क इसमें हो सकता है, टास्क ये हो सकता है, ये हो गया। टास्क ये हो सकता है कि फॉर एल्गोरिथम फॉर चेकिंग whether the given number is divisible by 7 or not, by 7 or not। मतलब कोई भी नंबर चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये लिखना है। अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल बाई 7, अगर नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाई 7। ये आप लोग घर पर जो है इसका बनाने का कुछ एल्गोरिथम लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा और भी है ये एल्गोरिथम फॉर चेकिंग द नंबर, checking the number whether it is prime or not, whether it is prime or not, it is prime or not prime। ये कोशिश कीजिए
कीजिएगा। ये हम लोग एल्गोरिथम प्राइम और नॉट प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग कोशिश इसको जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।